हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजू शर्मा, आपकी क्लास अध्यापिका। एसएसटी में आज आपको फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताएंगे, जो आपका फर्स्ट लेसन है। आपके एसएसटी में 4 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। आज हम आपको हिस्ट्री का पहला लेसन है, जो फ्रांसीसी क्रांति, उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो अब हम आते हैं फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति वर्तमान में हम मुक्ति, आज़ादी और समय की बात करते हैं। हमें यह सुलभ है, किंतु हमें याद रखना चाहिए कि इनका भी अपना इतिहास है। फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से आप इसे बेहतर तरीके से जान सकते हैं। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र का अंत किया। बच्चों, हम आज भी जो वर्तमान युग है, इसमें हम करते हैं आज़ादी, मुक्ति और समय के बारे में बात। लेकिन इसके बारे में वास्तव में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई, जब हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें वास्तव में इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र का अंत, क्योंकि उससे पहले फ्रांस में राजतंत्र था, जो कि बाद में गणतंत्र की स्थापना हो गई। लोगों विशेष अधिकारों पर आधारित व्यवस्था का अंत हुआ और नई व्यवस्था का उदय हुआ। फ्रांसीसी क्रांति से जो कुछ लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त थे, उनका अंत हो गया और एक नई व्यवस्था लागू हुई। क्रांति के दौरान तैयार मानव अधिकारों का घोषणा पत्र नए युग के आगमन का द्योतक था। सबको बराबरी और समान अधिकार प्राप्त हुआ। राजनीति की नई परिभाषा के रूप में समानता और स्वतंत्रता को महत्व मिला। फ्रांसीसी क्रांति ने उपनिवेश विरोधी आंदोलनों का जन्म दिया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इन घटनाओं ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, उससे केवल फ्रांस ही प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि पूरा विश्व उससे प्रभावित हुआ। अब आता है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ 14 जुलाई 1789 को, यानी फ्रांसीसी क्रांति का समय है हमारा 1789। 14 जुलाई 1789 को बास्तील के किले पर हमला किया। बड़ी संख्या में लोगों ने इस किले में प्रवेश किया। वे यहाँ हथियारों की खोज में घुसे थे। पेरिस के निकट टेनिस कोर्ट में जमा लोगों ने राजतंत्र के विरुद्ध विद्रोह का आह्वान किया। पेरिस में आतंक का माहौल था। सेना को शहर में भेजा गया और अफवाह यह थी कि सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया गया है। सैकड़ों लोगों की भीड़ ने पेरिस के पूर्वी हिस्से में बास्तील किले की जेल को तोड़ डाला। जो 1789 में लोगों में राजा के खिलाफ इतना गुस्सा हो गया कि वो 14 जुलाई 1789 में उन्होंने बास्तील के किले पर हमला कर दिया और किले की जेल को तोड़ डाला। इसलिए क्योंकि वो वहाँ से हथियारों की खोज में हथियार वहाँ से प्राप्त करना चाहते थे। उस विद्रोह को दबाने के लिए सेना को भेजा गया, लेकिन लोगों में अफवाह ये फैल गई कि यह नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया गया है। लोगों ने किले की जेल को तोड़ डाला। हथियारों पर कब्जे के लिए हुए संघर्ष में बास्तील का कमांडर मारा गया और कैदियों को बाहर निकाला गया। इस हमले में जो बास्तील के किले का कमांडर था, वो मारा गया। इस जेल में बंद कैदियों की संख्या 7 थी।
बास्तिल के किले को ढा दिया गया तथा इसके अवशेषों को बाजार में बेच दिया गया। इन अवशेषों को उन लोगों ने खरीदा जो निरंकुश राजतंत्र के विध्वंस के रूप में उस समृद्धि चिन्ह को सदा के लिए संजोए रखना चाहते थे। जो बास्तिल के किले के अवशेष थे वो उन लोगों को बेच दिए गए जो उसके अवशेषों को संजो कर रखना चाहते थे। तो बच्चों, कुछ लोगों ने उन अवशेषों को खरीद लिया। लोगों ने खरीदा जो बास्तिल के किले के गिराए जाने के बाद पेरिस तथा उससे जुड़े इलाकों में कई दिनों तक संघर्ष होता रहा। जनता के पास खाने पीने की चीज़ों की कमी रही। पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध जनता द्वारा किया जा रहा था। इस विरोध और तनातनी को इतिहासकारों ने एक ऐसी घटना के आरंभ के रूप में देखा जिसका चरमोत्कर्ष फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने की क्रांतिकारी परिणति के साथ संपन्न हुआ। कई लोगों को इसकी उम्मीद नहीं थी, किंतु ऐसा हुआ और इसने फ्रांस को बदल दिया। जब लगातार विरोध होता रहा, लगातार विद्रोह चलता रहा, इससे महंगाई बढ़ गई, लोगों की पाव रोटी की कीमत महंगी हो गई, लोग परेशान हो गए और उन्होंने इसके लिए राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह राजा को फांसी देने के साथ ही खत्म हुआ। अगला है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। लुई 16वां 1774 में फ्रांस के बुर्बोन वंश का शासक था। सत्तासीन होने के समय लुई 16वें की आयु मात्र 20 वर्ष थी। उसका राजकोष खाली था। युद्धों में संलग्न रहने के कारण फ्रांस की वित्तीय स्थिति खराब थी। संसाधन विनष्ट हो रहे थे। वर्साय का विशाल महल और दरबार की शान शौकत को बनाए रखने के लिए होने वाली फिजूल खर्ची पर नियंत्रण आसान नहीं था और इसका बोझ भी लगातार बढ़ रहा था। लुई 16वां 1774 में राजगद्दी पर बैठा, लेकिन जिस समय वो राजगद्दी पर बैठा उस समय उसकी आयु कुल 20 वर्ष थी और उसने वहाँ का जो राजकोष था वो खाली पाया। अब बच्चों, वहाँ राजकोष खाली कैसे हुआ इसके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे आपको। लुई 16वें से पहले जो लुई 14वां और लुई 15वां थे, उन्होंने अत्यधिक मात्रा में युद्धों में भाग लिया और बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची की, जिस कारण से राजकोष ये हमारा फ्रांस का खाली हो गया था। इसीलिए जब लुई 16वां गद्दी पर बैठा तो उन्हें अपना राजकोष खाली मिला। अब उससे वहाँ की वित्तीय स्थिति खराब हो गई और उसको वापस अच्छी स्थिति में लाने के लिए जो राजा लुई 16वां थे उन्होंने उसके लिए प्रयास करते रहे। लुई 16वें का विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंतोइनेट से हुआ। जो लुई 16वें की पत्नी का नाम था मैरी एंतोइनेट। फ्रांसीसी जनता ऑस्ट्रिया से घृणा करती थी, जिस कारण फ्रांस में मैरी एंतोइनेट एक अलोकप्रिय महिला थी, इसे लोग पसंद नहीं करते थे। तो जो लुई 16वां की पत्नी थी मैरी एंतोइनेट, उन्हें लोग पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो ऑस्ट्रिया से थी और ऑस्ट्रिया को लोग पसंद नहीं करते थे, उससे घृणा करते थे। लुई 16वें के शासन में फ्रांस अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हुआ। ब्रिटेन के 13 उपनिवेशों के साथ फ्रांस की सेना ने ब्रिटिश फौजों के युद्ध में हिस्सा लिया। युद्ध के कारण फ्रांस पर अत्यधिक कर्ज हो गया। एक तो फ्रांस की स्थिति पहले ही बहुत अधिक
खराब थी आर्थिक स्थिति। दूसरा, उन्होंने अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष में भाग ले लिया, जिससे क्या हुआ, उनकी आर्थिक स्थिति और अधिक खराब हो गई और वो कर्ज में डूब गए। एक अनुमान के अनुसार यह 10 अरब लिब्रे से अधिक था। लिब्रे वहाँ की करेंसी है, फ्रांस की। पहले से भी फ्रांस पर 2 अरब लिब्रे का कर्ज था। कर्जदाता फ्रांस की सरकार से 10% वार्षिक ब्याज की मांग करने लगे। इस प्रकार फ्रांस सरकार के बजट का एक बड़ा हिस्सा बढ़ते कर्ज को चुकाने में खर्च होने लगा। जब कर्ज अधिक बढ़ गया तो उसका जो है ब्याज भी देना पड़ता था, 10% वार्षिक, जिसके कारण कर्ज जो है चुकाने का खर्च और अधिक बढ़ता गया और इससे जो है वहाँ की आर्थिक स्थिति और अधिक खराब हो गई। नियमित खर्चों, सेना के रखरखाव, सरकारी कार्यालयों के खर्चों इत्यादि को संचालित करने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि करने के लिए बाध्य हुई। करों में वृद्धि के प्रस्ताव का विरोध आरंभ किया। ऐसा है बच्चों, जब आर्थिक स्थिति लगातार खराब हो रही थी तो उस स्थिति को सुधारने के लिए लोगों पर कर लगाए गए, नए कर, जिसका लोगों ने विरोध किया। कर लगाना सरकार की मजबूरी थी क्योंकि वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाह रही थी। 18वीं सदी में फ्रांस का समाज 3 भागों में विभाजित हुआ। इन्हें स्टेट कहा जाता था। इसमें तीसरा स्टेट आम लोगों का प्रतिनिधित्व करता था, यही करदाता भी था। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज एक सामंती व्यवस्था के तहत संचालित था। 1789 के पूर्व में फ्रांसीसी समाज तथा संस्थाओं को पुरातन व्यवस्था के रूप में देखा गया, जो प्राचीन राजतंत्र की तरह कार्य करता था। इस समय फ्रांस के समाज का वर्गीकरण निम्नलिखित रूप में हुआ था। अब मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि 18वीं सदी में फ्रांस 3 स्टेट में बटा। कौन कौन से? प्रथम स्टेट, द्वितीय और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में कौन लोग आते हैं? प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आते हैं। पादरी वर्ग चर्च व्यवस्था से जुड़ा था, इस कारण उसे कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। इन्हें जन्म से उच्च स्थिति प्राप्त थी, यानी जो पादरी थे उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त थे। इन्हें राज्य को कोई कर नहीं देना होता था। चर्च किसानों से टाइप कर वसूलता था, जो एक प्रकार का धार्मिक कर था। यह कृषि उत्पादन का 10वां हिस्सा होता था। चर्च की अपनी संरचना थी, जिसमें पादरी के अतिरिक्त अधिकारी तथा कर्मचारी होते थे। पादरी प्रथम स्टेट से जुड़ा था, जबकि इसके कर्मचारी थर्ड स्टेट से संबंधित थे। जो किसानों पर एक कर लगाया गया, टाइप कर, जो कि धार्मिक कर माना जाता था, यानी धार्मिक कर था। ये धार्मिक कर कितना देना होता था? ये 10वां हिस्सा, कृषि उत्पादन का 10वां हिस्सा देना होता था। जो पादरी थे वो फर्स्ट स्टेट से जुड़े हुए थे, जबकि जो उसके कर्मचारी थे वो थर्ड स्टेट से जुड़े हुए थे। अब आता है हमारा, ये था हमारा प्रथम स्टेट। अब आता है हमारा द्वितीय स्टेट। यह कुलीन लोगों का वर्ग था, जिसमें धनी तथा सामंत शामिल थे। इसमें इन्हें राज्य को दिए जाने वाले करों से आय प्राप्त होती थी। यह वर्ग कई विशेषाधिकारों से लैस था। सामंत किसानों से कई कर प्राप्त करते थे।
उन्हें जनता से भेंट अथवा उपहार प्राप्त करने का अधिकार भी था। सामंत वर्ग जनता से प्राप्त करों में मध्यस्थता की भूमिका निभाता था तथा इसे सम्राट तक पहुंचाने का कार्य करता था। प्रत्यक्ष कर, इसकी वसूली सामंतों द्वारा राजा के लिए की जाती थी, इसे टाइल कहा जाता था। जो द्वितीय वर्ग था यानी द्वितीय स्टेट था, उन्हें भी कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। वो कर वसूलते थे, लोगों से कर वसूलते थे और उसका कुछ हिस्सा उन्हें भी प्राप्त होता था। यानी वो राजा और थर्ड स्टेट के लोगों के बीच में मध्यस्थता का काम करते थे, एक कड़ी का, बीच की कड़ी का कार्य करते थे। पर एक प्रत्यक्ष कर वसूल करते थे जिसे टाइल कहा जाता है। अब आता है हमारा तृतीय स्टेट। पादरी तथा कुलीन वर्ग में से पृथक जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा तृतीय स्टेट कहलाता है। इसमें बड़े व्यापारी, कर्मचारी, वकील, किसान, मजदूर आदि शामिल थे। यह विशेषाधिकारों से वंचित वर्ग था। मतलब प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट के लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त थे कुछ, लेकिन तृतीय स्टेट के लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थे। ये इन अधिकारों से वंचित थे। से पादरी तथा कुलीनों द्वारा लगाए गए करों की अदायगी करनी पड़ती थी। यानी सभी करों को अदायगी कौन करता था? तृतीय स्टेट। इसी वर्ग को टाई तथा टाई जैसे उच्च स्टेट्स को देने होते थे। यानी तृतीय स्टेट ही टाई और टाई जैसे कर अदा करते थे। थर्ड स्टेट में शामिल किसानों को ऊपर के दोनों स्टेट के लोगों की सेवा करनी होती। वे उनके घर एवं खेतों में काम करते थे, सैन्य सेवाएं प्रदान करने के साथ सैकड़ों के सड़कों के निर्माण में भूमिका निभाते थे। थर्ड स्टेट के लोग कुलीनों को अपनी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास में बाधक मानते थे। यानी हम कहें कि शॉर्ट में अगर हम कहें तो फ्रांस में प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोगों की स्थिति अच्छी थी, लेकिन जो तृतीय स्टेट के लोग थे उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्हें हर प्रकार के कर देने पड़ते थे और जो प्रथम स्टेट हैं, द्वितीय स्टेट हैं, उन लोगों की सेवाएं भी करनी पड़ती थी। अब आता है हमारा अगला पॉइंट, जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या वर्ष 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो वर्ष 1789 में 2.8 करोड़ हो गई। यानी जनसंख्या की बढ़ोतरी हो गई। जो 15 में 2.3 करोड़ थी वो बढ़कर हमारी हो गई 1789 में 2.8 करोड़। बढ़ती जनसंख्या के साथ अनाजों की मांग बढ़ी, उत्पादकता में वृद्धि होने के कारण महंगाई बढ़ती गई। फ्रांस की जनता का मुख्य खाद्य पाव रोटी था। इसकी कीमत भी कई गुना बढ़ गई। जब जनसंख्या लगातार बढ़ेगी तो संभव है अनाज की भी कमी हो जाएगी। इसके और महंगाई लगातार बढ़ रही थी। इससे वहाँ के लोगों में खाने की समस्याएं उत्पन्न हुई। फ्रांस में आमतौर पर पाव रोटी खाई जाती थी। इसकी कीमत कई गुना बढ़ गई, जिससे कि लोग बहुत अधिक परेशान हो गए। अगला है हमारा, उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। फ्रांस की स्थिति के कारण किसान तथा मजदूरों ने विद्रोह किया था, किंतु उनके पास सामाजिक
एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव के लिए कोई सार्थक कार्यक्रम नहीं था। परिवर्तन की जिम्मेवारी तृतीय स्टेट के बुद्धिजीवियों तथा शिक्षित लोगों ने उठाई जो नए विचारों के संपर्क में आए थे। फ्रांस में लगातार विद्रोह के कारण वहाँ की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था काफ़ी डगमगा गई थी। इस परिवर्तन की जिम्मेदारी तृतीय स्टेट के जो बुद्धिजीवी और शिक्षित लोग थे उन्होंने उठाई। 18वीं सदी में एक नवीन सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा जाता है। ये एक नए समूह का उदय हुआ। इस मध्य वर्ग ने समुद्र पारीय व्यापार तथा वाणिज्य से लाभ अर्जित कर समृद्धि प्राप्त की। ऊनी तथा रेशमी कपड़ों का निर्यात किया गया। तृतीय स्टेट में सौदागरों तथा निर्माताओं का एक सशक्त वर्ग सामने आया। यह वर्ग पढ़ा लिखा था तथा इसका मानना था किसी भी वर्ग के पास जन्म से प्राप्त विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। किसी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार केवल उसकी शिक्षा और योग्यता ही होनी चाहिए। यानी जो तृतीय स्टेट में जो कुछ बुद्धिजीवी और शिक्षित लोग थे उनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति को वर्ग के अनुसार विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए बल्कि उनकी शिक्षा के अनुसार और उसकी योग्यता के अनुसार ही उसे विशेषाधिकार प्राप्त होने चाहिए। स्वतंत्रता, समान अवसर तथा कानून के समक्ष समता के विचार की यह परिकल्पना जॉन लॉक तथा जॉक रूसो जैसे दार्शनिक द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ये जॉन लॉक और जॉक रूसो एक दार्शनिक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। जॉन लॉक ने टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन किया। रूसो ने जनता तथा उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से सामने रखा। यानी रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में अपने विचार रखे और जॉन लॉक ने टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में अपने विचार रखे। आगे हैं मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य शक्ति के विभाजन की बात की। मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? द स्पिरिट ऑफ द लॉज, जिसमें उसने कार्यपालिका, विधायपालिका और न्यायपालिका के बारे में बातें की। अमेरिका में ब्रिटेन के 13 उपनिवेशों द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा के बाद इसी मॉडल पर आधारित सरकार की स्थापना की गई। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी महत्वपूर्ण तथा प्रेरणादायक थी। दार्शनिकों ने फ्रांस की क्रांति को प्रोत्साहित किया। उनके विचार इतने सुगम थे कि चर्चाओं को सुनने वाले लोगों को भी यह समझ आती थी। लुई 16वें द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए करारोपण और उच्च स्टेट के विशेष अधिकारों के विरुद्ध लोगों का गुस्सा बढ़ता था। जो क्रांति फ्रांस में हुई उसमें दार्शनिकों का विशेष महत्व है। उन्होंने लोगों को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया और लोगों का गुस्सा जो है वो उच्च स्टेट थे उनको जो विशेष अधिकार प्राप्त थे उसके प्रति उनका गुस्सा बढ़ता है। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगला इस पार्ट में जो आगे पढ़ाएंगे वो अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।